प्रोग्राम टेढ़ी बात के आज के खास कार्यक्रम में एक और बेहद खास मेहमान के साथ आज की बातचीत लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और हरियाणा मामलों के प्रभारी श्री शकील अहमद साहब है। शकील जी, बहुत बहुत स्वागत है टेढ़ी बात। बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बता दें कि हरियाणा के अलावा पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ की भी जिम्मेवारी शकील अहमद साहब के कंधों पर रही है। लेकिन इस वक्त की फौरी जो चुनौती है वो है हरियाणा से। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की जो स्थिति है, लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद क्या हैट्रिक कांग्रेस कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जिसको की चुनौती मिल रही है कुछ क्षेत्रीय दलों से, इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, हजका का वो गठबंधन जो कि इस वक्त लगातार कांग्रेस को इशारा कर रहा है कि एक मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट में कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ता पक्ष में है उसका क्या हाल होने वाला है। ये बहुत एक इमेजिनेशन का विषय हो सकता है। शकील जी, क्या मेरी इमेजिनेशन ठीक है अगर मैं समझूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक हैट्रिक बना पाना हरियाणा में इस वक्त एक टेढ़ी खीर नजर आ रहा है? देखिए, हमेशा इलेक्शन किसी को भी हल्के से नहीं लेना चाहिए, लेकिन हरियाणा का जो इतिहास है उसमें आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दोबारा लौट के आए हैं। नहीं तो आम तौर पे हरियाणा में 1966 में हरियाणा बना। 1966 के बाद से आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को छोड़ के कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार लेके दोबारा नहीं लौटा। तो जो दोबारा लौट आया उसको तिबारे की उम्मीद हो जाती है। वैसे हरियाणा का जो इतिहास है वो आपको हमको सबको मालूम है। और एक बात और बता दें कि जो सरकार लौटी वो इतने कम सीटों के साथ लौटी कि आज आप रूलिंग पार्टी हैं और जो इलेक्शन हुआ उसमें 4 पे, 6 पे, 7 पे सबसे ज़्यादा जिस रूलिंग अलायंस को वोट आया हरियाणा में वो सीट्स आई, वो 16 सीट जनता पार्टी को आई थी। यानी रूलिंग पार्टी थे, मतलब 46 से ज़्यादा थे और 46 थे कम से कम। और वहाँ से सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को सीट आई कांग्रेस के अलावा वो आई 16 सीटें। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सरकार लेके लौटे हैं। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि तीसरी बार भी वहाँ कांग्रेस की सरकार बने। अपने हिसाब से हर पार्टी कोशिश करती है बनाने की, फैसला हरियाणा की जनता के हाथ में। शकील साहब, एक बड़ा कॉन्सेप्ट फिनोमिनन होता है एंटी इनकम्बेंसी, और समझ में आता है कि एंटी इनकम्बेंसी कैसा फैक्टर होता है जो कि अच्छी सरकारों को हिला सकता है। और खास करके हरियाणा में अगर हम एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर की इस वक्त बात करें तो लगभग 9.5-10 सालों का एक लंबा कार्यकाल है। उसके बाद इलेक्टोरेट का क्या मोह भंग हो चुका है हुड्डा साहब के नेतृत्व से, क्योंकि पार्टी के नेताओं का मोह भंग होता नजर आया और कई बड़े पार्टी के नेता दिग्गज हमने पार्टी छोड़ते देखे। तो ऐसी परिस्थितियों में एंटी इनकम्बेंसी आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ इन चुनावों में नजर आ सकती है, प्रभावी हो सकती है? क्योंकि लगातार एक ही सरकार, एक ही पार्टी और एक ही मुख्यमंत्री को हमने 10 साल तक देखा है हरियाणा में। नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कई तरह की होती है। एंटी इनकम्बेंसी होती है भारत सरकार की भी जो रिफ्लेक्ट करती है स्टेट के इलेक्शंस में। एंटी इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। एंटी इनकम्बेंसी एमपीज और एमएलएस की जो सिटिंग होते हैं उनकी भी होती है। और प्रो इनकम्बेंसी भी वोट होता है। आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में चौहान साहब हैं जो 3 बार जीते हैं। रमन सिंह जी हैं। कांग्रेस में भी शीला दीक्षित जी 3 बार जीते। हमारे मणिपुर के इबोबी सिंह जी हैं, वो 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। असम में तरुण गोगोई जी हैं, वो 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर है कि 1 बार जीते, 2 बार जीते, तीसरा बार जीते। तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ प्रो इनकम्बेंसी भी होता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे और इसमें हमको कहने में कोई झिझक नहीं है। आप प्राइवेटली किसी पार्टी के किसी नेता से बात कर लीजिएगा कि हुड्डा सरकार में विकास हुआ है या नहीं हरियाणा का, हर आदमी स्वीकार करेगा कि विकास हुआ है। लेकिन क्या विकास अकेला मुद्दा होगा? मैं ये कह रहा हूँ, एंटी इनकम्बेंसी और कई कारणों से होती है। जैसे नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, कहा जा रहा है आप क्योंकि आला कमान है, हाई कमान है, ये कहा जा रहा है कि जो नेता पार्टी को छोड़ा, जिन्होंने चौधरी वीरेंद्र हैं और नेताओं से आवाज़ उठती रही है, उन्होंने कहा कि आला कमान ने उनका जो गतिरोध था, उनकी जो नाराजगी थी, उनके जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस नहीं किया। कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की स्तुति में आला कमान भी नजर आई। हुड्डा साहब को चुनौती नहीं मिली, हुड्डा साहब को किसी ने चैलेंज नहीं किया, उनकी फंक्शनिंग को किसी ने चैलेंज नहीं किया और लगातार एक ही रॉ में सब बहते चले गए, जिसमें आला कमान भी एक मुख्य दर्शक थी। उसने भी उन नेताओं को समझने में कहीं ना कहीं देरी की, विलंब किया, जिसके चलते कि अपने नेताओं को, अपने कुंदबे को नहीं कांग्रेस संभाल पाई। नहीं, देखिए, कौन गया कांग्रेस को छोड़ के? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी गए, राव इंद्रजीत उससे पहले गए, धर्मवीर आपके सीपीएस थे, एमपी हैं आज। आप एक बात याद कर लीजिए
कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पिछला असेंबली का चुनाव एमएलए का हार गए थे। जब वो एमएलए का चुनाव हार गए तो पार्टी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया, पार्टी ने उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। जिस कमरे में आज मैं बैठता हूँ उसी में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बैठा करते थे। तो आप जब हार गए तो पार्टी ने आपको छोड़ा नहीं, आपको मान और सम्मान दिया, और जब पार्टी हार गई तो आप पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। ये एक तरह से किसी भी ऐसे भी राजनीतिक की बात छोड़ दीजिए, ऐसे भी किसी के लिए कि जब पार्टी ने बुरे समय में आपको नहीं छोड़ा, उचाना से विधायक का चुनाव हार गए थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, तब पार्टी ने उनको मान दिया और सम्मान दिया। देखिए होता क्या है कि अब महत्वाकांक्षा होती है लोगों की, होना चाहिए, आगे बढ़ने का एक ये है। लेकिन संविधान में जो हमारे है, अगर एक असेंबली सेगमेंट में अभी जो आवेदन लिया है हम लोगों ने टिकट के लिए, 31 लोगों ने अप्लाई किया है, 30 लोगों ने अप्लाई किया, कहीं 18 लोगों ने अप्लाई किया, टिकट तो एक को मिलेगा। उसी तरह हम दो को चाह के, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं जो चाहते हैं, लेकिन टिकट तो हम एक ही को दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का पद भी राज्य में एक ही होता है। इंद्रजीत जी की भी इच्छा, इंद्रजीत जी मेरे मित्र हैं, हम 2004 से 2009 तक साथ एक मंत्रिमंडल में सदस्य रहे हैं। वो डिफेंस में थे, मैं कम्युनिकेशन आईटी में था और फिर होम में थे। तो स्वाभाविक है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो संविधान में एक ये है, अगर कहीं होता कि अगर मुख्यमंत्री जो पॉपुलर वोट से जीत के आया है और दोबारा जीत के आया है, उसको हटा के कहीं कह दे, कहीं को राजनीति में क्या होता है कोई नहीं कह सकता है, कौन उस समय हम लोगों से बिगड़ के अलग हो जाता। तो इसलिए एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि आप जिस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आए हैं उसी सीढ़ी में आग लगा दीजिए, उसी सीढ़ी को तोड़ दीजिए। ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। उन नेताओं जो और अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते कुछ भी किया गया हो, लेकिन आप क्योंकि आला कमान थे, आप पार्टी के प्रभारी थे, आपने देखा कि इतने दशकों से जो कांग्रेस की संस्कृति में रचे बसे नेता जब पार्टी छोड़ गए, इस चीज़ की दुहाई देते हो कि हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, आप उसको महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी, हालांकि एक कार्यक्रम टेढ़ी बात के मन से प्रोफेसर चौधरी वीरेंद्र ने कहा था कि पार्टी आला कमान ने, शकील अहमद साहब का भी उन्होंने एक जिक्र किया था कि उन्होंने भी ज़्यादा नहीं सुनी, कोऑर्डिनेशन काउंसिल की बैठकें नहीं हुआ करती थी, मनमाने तरीके से मुख्यमंत्री को काम करते अलाउ किया गया कि वो अपने फंक्शनिंग करें। तो कहीं किसी किस्म का अंकुश जो एक आला कमान या पार्टी की एक होती है स्वायत्तता, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आया, और ऐसे में नेताओं को लगा कि हमारी कहाँ सुनवाई नहीं है, इसके चलते वो बाहर गए। क्या ये बातें सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने देखिए, जहाँ तक मान सम्मान देने की बात है, मैं जब प्रभारी हुआ तो मुझको मालूम हुआ कि राव इंद्रजीत सिंह जी नाराज़ हैं, वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। गरचे मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। मैंने कहा आप नहीं आइए, मुझको वो मना करते रह गए, मैं उनके घर गया मिलने के लिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इस 1-1.25 साल में सिर्फ एक बार मैंने किसी इमरजेंसी के मामले में उनको इजाज़त दी कि मेरे यहाँ आइए, नहीं तो शैलजा जी या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मैं खुद उनके घर पर जाके उनसे मिलता रहा। जो एड्रेस, जो बातें हो सकती थी वो हम लोगों ने की, एडजस्टमेंट की कोशिश की। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो पद मुख्यमंत्री का है वो तो एक है, और अगर आपकी महत्वाकांक्षा का वही एक तरह से लक्ष्य है तो उसमें हम सक्षम नहीं हैं, या आला कमान भी सक्षम नहीं है एक से ज़्यादा मुख्यमंत्री का पद क्रिएट करने के लिए। आप कहना चाहते हैं कि नेताओं को सुना गया, इनकी सुनवाई हुई, क्योंकि ये नेता कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो पाई। घर जाके जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से घर जा कर के मैं लगातार मिलता रहा इनसे, इनकी बातें सुनता रहा, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को बता रहा, वो लोग आके मिलते रहे, उनसे अपनी बातें कहते रहे और उसको एड्रेस करने की कोशिश। आपकी भूमिका निष्पक्ष रही बतौर आपने एक कांग्रेसी होने के नाते। ये तो नहीं था कि मुख्यमंत्री की तरफ आपका पलड़ा थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रभावशाली हैं। देखिए, मैं 3 जनरेशन से कांग्रेस में हूँ। मेरे ग्रैंडफादर 1937 में कांग्रेस के एमएलए थे, मेरे फादर 28 साल है, 29वां साल मेरा है। कांग्रेस का जो इंटरेस्ट है वही मेरा इंटरेस्ट है, और कांग्रेस के इंटरेस्ट में एज ए जनरल सेक्रेटरी मुझको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए था। मैंने बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैंने एक बार चौधरी साहब
मेरे कमरे में आए हैं, नहीं तो हर बार मैंने मना करके उनको अपने यहाँ नहीं आने दिया। मैं जब भी उन्होंने कहा कि कोई बात करनी है मैं आता हूँ, मैंने कहा आप चौधरी साहब नहीं आइए, आप इसी कमरे में बैठा करते थे जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से, आप मुझसे पहले जनरल सेक्रेटरी हो गए थे, मैं आपके घर आता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने जो संभव हो सकता था किया, लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूँगा कि आला कमान की भी अपने, अगर कोई मुख्यमंत्री हुदा साहब को हटा दिया जाए, क्यों हटा दिया जाए? इसलिए कि हरियाणा में वो पहले व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री की हैसियत से दोबारा अपनी सरकार लेके आए, और उसके अलावा मैं उनके साथ पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ जहाँ जहाँ गया, मुझको शुरू में कहा गया कि, और बयान दे रहे थे, चूँकि हमारी पार्टी के लोग दे रहे थे तो दूसरी पार्टी के लोगों को और होता था कि सिर्फ एक हलके में, एक इलाके में विकास हुआ है। तो मैंने जो भी मुझसे कहने आए, मैंने कहा कि देखिए ज़बानी कोई कुछ कह सकता है, आरटीआई का ज़माना है आजकल, कोई आप हमको आरटीआई से निकलवा के कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा फंडिंग हुई होगी, या कहीं नौकरियों की बात है, जो नौकरियां एक तरह से कम क्वालिफिकेशन में हो जाती हैं, थोड़ी पैरवी और भी हो सकता है चलती हो, तो वो आप ला के दीजिए कि ओवरवेलमिंग कहीं एक है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताते हैं। जिंद में हमारे एक भी एमएलए नहीं है, और रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में, अब रोहतक में सोच लीजिए कि 9 सीट है और 9 की 9 कांग्रेस की है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हमारी पार्टी का एमएलए अपनी सरकार पे कुछ दबाव डाल के अपने इलाके में कुछ काम करा लेता है तो जाहिर है उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो आप उसको, और जिंद में जहाँ एक एमएलए नहीं, चौधरी साहब का जो ज़िला है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, वहाँ जिनका वहाँ एक एमएलए नहीं है कांग्रेस का, तो वो जो एमएलए का अपना ये है, आप उसमें कह दीजिए कि नहीं साहब, ये आप जहाँ नहीं जीते हैं वहाँ भी वही काम कीजिए, जो आपके एमएलए जीते हैं उनका कोई काम नहीं कीजिए इसलिए कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। तो ये नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि किस ज़िले में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग गई, किस ज़िले में सरकार ने, हरियाणा सरकार ने काट लिया, या आपको इस आंकड़ा देना पड़ेगा कि साहब इसी ज़िला के 50,000 आदमी की बहाली हो गई या दूसरे जिला के 25 आदमी की बहाली हुई। तो एक ये मैं कहता रह गया, आज मुझको 1.25 साल हो गया, मैं 16 जून 2013 में इंचार्ज हुआ हरियाणा का, आज तक मुझको किसी ने नहीं दिया, ठोस आंकड़े नहीं मिल पाए। बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं ये बात है, एक समग्र विकास की बात है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है, उस पर भी आक्षेप लगातार सरकार पर या कांग्रेस पार्टी की सरकार पर होते रहे। लेकिन शकील अहमद साहब के साथ हमारी बातचीत जारी है, क्योंकि इस वक्त चुनौती सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से नहीं है, बल्कि बाहरी दल भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां जो कि अपनी राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जीत के रथ पर सवार होकर इस वक्त उनका पहला जो टेस्ट होने जा रहा है, ऐसे टेस्ट वो हरियाणा में होने जा रहा है, तो उनसे इस चुनौती को कैसे लेगी कांग्रेस, शकील अहमद साहब से बतौर प्रभारी ये जानने का प्रयास रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ बने रहिए।